हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन अनदर लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा हम क्या करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था बेटा कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दो प्रोसेस और पढ़ेंगे, दैट आर साइक्लिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर बेटा, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो हम जो आज का लेक्चर है बेटा वो साइक्लिक प्रोसेस से शुरू करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है, ठीक है, तो आपको क्या जवाब देना है? इफ अ प्रोसेस टेक प्लेस इन नंबर ऑफ steps, if a process takes place in number of steps is known as cyclic process. अगर कोई प्रोसेस बहुत सारे स्टेप्स के अंदर हो रही है बेटा, तो हम उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो रही है बेटा प्रोसेस। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस होती है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इनको फर्दर हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं बेटा। टाइप्स एक होती है यहां पे ओपन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है बेटा, और दूसरी होती है यहां पे क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस। दो तरह की प्रोसेस हमें मिलती है, एक मिलती है ओपन साइक्लिक प्रोसेस और दूसरी क्या होती है बेटा यहां पे क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस हमें मिलेंगी साइक्लिक के अंदर। अब ओपन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? अगर मैं ओपन साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, यहां पे देखो, टॉक अबाउट दैट ओपन साइक्लिक प्रोसेस तो इसमें क्या होता है, देखो बेटा, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं और उस ग्राफ की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूं। पीवी के बीच में ग्राफ बनाता हूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। सपोज करो ये पॉइंट है ए, ठीक है बेटा, यहां से कोई प्रोसेस मूव करके गई पॉइंट बी में, ठीक है, बी से वो मूव करके गई बेटा पॉइंट सी में, सी से वो मूव करके गई पॉइंट डी में। तो ये देखो ये ओपन प्रोसेस है जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर हो रही है। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स यहां पे इस पर्टिकुलर ओपन प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं बेटा? 1 ए टू बी while going from A to B, 2 while going from B to C, 3 while going from C to D बेटा। लेकिन D से एक कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इस तरह की प्रोसेस जो एक से ज्यादा स्टेप में अकर करती है उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कह देते हैं। लेकिन दैट साइक्लिक प्रोसेस इज ओपन साइक्लिक प्रोसेस, अगर वो क्लोज रिंग नहीं बना रही है तो बेटा। क्लियर है केस? अब देखो इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस आई है दैट इज क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है बेटा? क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस में और आपके पास नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस जो हमने ओपन साइक्लिक प्रोसेस लिखी थी उसमें डिफरेंस क्या होगा? हियर initial, in case of open cyclic process, initial point is different from final position या final position बेटा। यहां पे इनिशियल पॉइंट क्या है? दैट इज ए, एंड फाइनल पॉइंट क्या है बेटा? दैट इज डी। तो इन ओपन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा बेटा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा फाइनल पॉइंट से। मतलब कि यहां पे दोनों पॉइंट, फाइनल स्टेप और इनिशियल स्टेप वाले केस दोनों डिफरेंट होंगे। अब हम बात करें किसकी बेटा? क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस की। तो इन दिस केस हियर initial and
फाइनल पोजीशन इज सेम। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है बेटा, यहां पे सेम है। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब क्या होता है, देखो हियर वी विल से व्हेन, मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा इसके लिए पहले, फिर आपको और शो करता हूं इसके बारे में, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। पीवी के बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया बेटा, देखो यहां से ए था एक पॉइंट, वहां से बी गए, बी से बेटा हम कहा आए, सी पे आ गए। और अगर हम सी से वापस ए पे चले गए बेटा, तो हम बोलेंगे दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस इन विच द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन पॉइंट इज सेम। जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है बेटा, सेम है। यही हमारी इनिशियल पोजीशन थी जहां से हमने स्टार्ट किया था बेटा, और यही हमारी क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन है जहां पे हमने प्रोसेस को खत्म किया है। तो किसी केस के अंदर अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, पॉइंट सेम होता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस बेटा। क्लियर है, उसको क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस कह देते हैं। इसके बारे में आपको फॉर अ टाइम बीइंग इतना ही याद रखना है बेटा, क्योंकि देखो ऐसी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे केस अराइज कर सकते हैं। अब पीवी के लिए जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, तो हम वर्क डन के लिए ग्राफ हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम का बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ लेंगे बेटा। और वहां पे अगर आप इस ए से बी पॉइंट पे मूव करोगे तो वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा, बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होता है, दैट इज एक्सपेंशन। अब यहां से यहां तक आ रहे हैं बेटा, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो दैट इज कंप्रेशन। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है बेटा यहाँ पे और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, हीट भी बढ़ रही है सिस्टम के अंदर। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जो आपको यहाँ पे इन ग्राफ से इंटरप्रेट करने पड़ेंगे जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है केस। तो ये आपको याद रखना बेटा यहाँ पे कि अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस के बारे में कोई पूछता है तो आपको इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करके आना है। डन। तो ये हमारी साइक्लिक प्रोसेस जो थी बेटा, मैंने कल डाला था वहां पे, दैट इज ई। क्या थी बेटा मेरे पास, ई थी। अब बात करते हैं एफ। एफ में बेटा हमारे पास दो केस आते हैं, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो पहले मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूं, देन आई विल टॉक अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है और किस तरीके से वो प्रोसेस अचीव की जाती है, और उसमें हम क्या क्या चीज कंसिडर करके रख सकते हैं बेटा, तो वो सब बताऊंगा मैं आपको। पहले रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताता हूं, ये होती क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर इफ ए चेंजेस टू बी एंड बी चेंजेस टू ए, इफ A changes to B and B changes to A बेटा, तो that process is known as reversible process। ठीक है, ये देखो इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा, इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ B हो जाएगा। क्लियर है। तो रिवर्सिबल का मतलब है जब वो एक दूसरे में चेंज हो सकती है। बट ये याद रखना, इफ A changes to B and B changes to A, जब भी ऐसा केस हो रहा हो, दे बोथ फॉलो सेम पाथ। वो दोनों की दोनों क्या करें बेटा, सेम पाथ फॉलो करें। अगर रिवर्स होते हुए प्रोसेस सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रही है तो वो प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी। ये बात आप याद रखना बेटा, अगर कोई प्रोसेस रिवर्स होते हुए सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रही है तो वो प्रोसेस क्या हो बेटा आपके पास, वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी। तो उस केस में देखो क्या कहेंगे बेटा, अगर मैं इस रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आप देखो मैं कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाता हूं बेटा। क्लियर है। इस केस के अंदर मैं यहां पे बताऊंगा 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है,
ठीक है, एक हॉट वाटर लिया मैंने, उसका टेम्परेचर कितना है बेटा 70 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे करके वो हॉट वाटर क्या हो गया बेटा कोल्ड में कन्वर्ट हो गया और 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ए से बी जाते हुए वो क्या हो गया बेटा कोल्ड में कन्वर्ट हो गया और उसका जो टेम्परेचर था बेटा कितना हो गया वो 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको इस पर्टिकुलर 30 डिग्री को दोबारा से 70 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देयर मे बी सो मेनी वेज, there may be so many paths by which we can convert this 30 degree Celsius temperature of B to 70 डिग्री सेल्सियस बेटा। ठीक है, वो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। वो पाथ अगर मैं आपको शो करूं बेटा यहाँ पे कोशिश करूं तो हो सकता है बेटा देखो ये A से F ऐसे शो कर दो, हो सकता है ये इस तरीके जाए, हो सकता है वो ऐसे चला जाए, हो सकता है वो ऐसे चला जाए। अब सारे के सारे केस में क्या हो रहा है बेटा इस केस के अंदर पाथ जो है वो रिवर्सिबल होने की कोशिश कर रहा है बेटा, मतलब ये जो पाथ है वो वापस 70 डिग्री पे जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, हो सकता है बेटा कि यहां से और निकल आए पाथ, ये हो सकता है यहां पे और पाथ आ जाए, हो सकता है यहां से इस तरीके से कोई पाथ बन जाए बेटा रिवर्स होने के लिए। तो ये बहुत सारे वे हो सकते हैं, बट अगर आप किसी भी प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्स करते हुए वो उसी पाथ से वापस जाना चाहिए जिस पाथ से वो आगे बढ़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मतलब अगर मैं कहूं कि ये ए से बी वाली प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसको रिवर्सिबल बताने के लिए वो सेम यही ब्लैक लाइन वाला पाथ फॉलो करेगा। अगर ये ब्लैक लाइन वाला पाथ फॉलो नहीं कर रहा है बेटा तो इसका मतलब प्रोसेस हमारे लिए एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं है। तो इस चीज को आपको याद रखना है बेटा कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इसका मतलब वो वही पाथ फॉलो करेगी जो जिस पाथ से वो आई थी, या जिस पाथ से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई थी, या जिस पाथ से वो फाइनल पोजीशन में गई थी। तो उस केस को देख के आप कह सकते हो A चेंजेस टू B एंड B चेंजेस टू A। तो अगर आप इसको ऐसे लिखो बेटा A चेंजेस टू B एंड B चेंजेस टू A, तो देखो एक सिंगल पाथ हो गया। तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस कह देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में मैंने दो डिफरेंट पाथ को शो किया है बेटा, तो दोनों जो डिफरेंट पाथ हैं वो अलग अलग हैं। दैट इज व्हाई वी कांट से कि दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस बाय डिफॉल्ट। ये एक साइन है जो रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करता है बेटा, क्लियर है। अदरवाइज हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट राइट पाथ कि जिससे जा रहा है ए से बी बन रहा है, उसी पाथ से वापस आके बी से ए में कन्वर्जन हो रहा है बेटा, क्लियर है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि रिवर्सिबल है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है और उसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें बेटा हम, तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको यहां पे एक सिस्टम कंसीडर करता हूं। सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। और ये एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर हमने गैस भरी हुई, यहां पे क्या है गैस है, ठीक है बेटा। और ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के ऊपर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। दिस इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये क्या है बेटा फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मतलब जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है बहुत इजीली। दिस पिस्टन इज नोन एज फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जिसपे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, क्लियर है। अब देखो अब कैसे ये सिस्टम जो होगा बेटा वो रिवर्सिबल कंडीशन में आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया इस सिस्टम को ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे जो जनरली कंसीडर करते हैं हम सब लोग वही मैं कंसीडर करूंगा बेटा यहां पे, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया सैंड के पार्टिकल्स लेना शुरू कर दिया बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया एक सैंड का पार्टिकल यहां पे लिख लेता हूं बेटा। इज दिस विजिबल, लेट मी चेक। यस बेटा देखो ये सैंड का पार्टिकल ले लिया मैंने यहां पे, सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। और सैंड पार्टिकल्स क्या है बेटा
यहां पे डाल दिया मैंने एक सैंड पार्टिकल, ये क्लियर है। हो सकता है जब मैंने इस सैंड पार्टिकल को ऐड किया हो तो सिस्टम में बहुत कम मूवमेंट शो की हो। क्यों बेटा? क्योंकि इस केस के ऊपर यहां पे ये P एक्सटर्नल है, मतलब जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, और ये क्या है बेटा? P इंटरनल है। तो इस केस के अंदर, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, P एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P इंटरनल। P इंटरनल के अप्रोक्सीमेटली क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। इसलिए हम यहां क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस हम चेंज इन प्रेशर क्या लेके चलते हैं कि वो जीरो के बराबर है। इतना कम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा प्रेशर वहां पे बढ़ता है। तो आपको सोचो कि एक सैंड पार्टिकल किसी भी पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ा देगा? बहुत थोड़ा सा बेटा, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो। फिर हमने क्या किया बेटा? इस केस के ऊपर फिर हमने एक और सैंड पार्टिकल डाला, फिर सिस्टम हो सकता है थोड़ा सा मूव किया हो, फिर हमने और सैंड पार्टिकल डाले, फिर 3 डाले, फिर 4 कर दिए बेटा, फिर 5 पार्टिकल, फिर 6 पार्टिकल, फिर इसके ऊपर ही बेटा 7, 8, 9, 10, 11, इधर भी बेटा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जितने मर्जी आप सैंड पार्टिकल इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। तो मैं वैसे ही काउंटिंग करने लग गया था बेटा, क्लियर? आपको कोई काउंटिंग करके ऐड नहीं करनी, सिर्फ आपको शो कर रहा हूं। अब देखो इन सैंड पार्टिकल का ऐड करने का मतलब क्या है। जैसे ही मैं इन सैंड पार्टिकल को ऐड करता हूं, ठीक है, तो हो सकता है कि इस केस के अंदर जो सिस्टम बनाया है मैंने, ये बेटा, ठीक है, हो सकता है कि ये सिस्टम while एडिंग वन सैंड पार्टिकल, एक सैंड पार्टिकल ऐड किया बेटा मैंने, तो हो सकता है ये सिस्टम मूव करके जो पिस्टन है वो मूव करके बेटा थोड़ा सा नीचे आ गया इस तरीके से, और ये ds, ये थोड़ा सा डिस्टेंस उसने कवर किया हो बेटा, ds डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस कवर किया होगा ds। तो क्या हुआ? जैसे हमने एक सैंड पार्टिकल डाला बेटा, उसने थोड़ा सा, उस केस के अंदर क्या होगा? हल्का सा P एक्सटर्नल P इंटरनल से ज्यादा हो गया। जब P एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से ज्यादा होगा बेटा तो प्रेशर लगेगा, तो पार्टिकल हल्का सा नीचे आएगा, हल्का सा नीचे आएगा, बहुत कम नीचे आएगा। जो ds है बेटा डिस्टेंस, ये ना के बराबर हो सकता है, क्लियर है। लेकिन अब देखो रिवर्सिबल की बात, अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहता हूं जो कि हो ही नहीं रही है या ना के बराबर हो रही है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पिक दिस सैंड पार्टिकल फ्रॉम हियर एंड उसको पिक कर लूंगा। तो जो पिस्टन है बेटा, जो ब्लू कलर का पिस्टन है, वो वापस कहां पहुंच जाएगा? जहां पे ब्लैक कलर का पिस्टन है बेटा। तो जो ब्लू कलर का पिस्टन है वापस ब्लैक कलर के पिस्टन की पोजीशन पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स हो गई है बेटा। प्रोसेस क्या हो गई है? एग्जैक्टली रिवर्स हो गई है। अब हो सकता है बेटा कि मैंने यहां पे एक और सैंड पार्टिकल ऐड कर दिया हो, ठीक है, हो सकता है मैंने एक और कर दिया, हो सकता है और कर दिया सैंड पार्टिकल ऐड। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर मुझे प्रोसेस को रिवर्स करना है, सुनो ध्यान से बेटा मैं क्या कह रहा हूं बात, कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इफ आई वांट टू रिवर्स दिस प्रोसेस, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैं क्या करूंगा? जैसे ही पार्टिकल इसके ऊपर ऐड किया, पिस्टन मूव किया, आई वांट टू रिवर्स दैट प्रोसेस, देन व्हाट विल आई डू? आई विल पिक दैट पार्टिकल फ्रॉम द पिस्टन। पिस्टन के ऊपर से उस पार्टिकल को पिक कर लूंगा और प्रोसेस वापस आ जाएगी। तो क्या हुआ? ये प्रोसेस जो हो रही है बहुत स्लो हो रही है बेटा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो बहुत स्लो होती है एंड इट विल टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है बेटा, और हर स्टेप में हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इफ यू वांट टू रिवर्स द प्रोसेस, यू हैव टू पिक द सैंड पार्टिकल एंड द प्रोसेस विल बी टोटली रिवर्स्ड फ्रॉम दैट पोजीशन टू प्रीवियस पोजीशन बेटा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं रिवर्सिबल सिस्टम के केस के अंदर कि क्या होता है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, यहां पे रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पॉइंट 1, रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस in infinite number of steps। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है बेटा। रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब एक स्टेप में नहीं होती है, ये बहुत सारे स्टेप्स लेती है बेटा। सेकंड, इट takes infinite time to reach फाइनल पोजीशन। ये इनफाइनाइट टाइम लेती है फाइनल पोजीशन पे पहुंचने से पहले। ठीक है बेटा, क्या है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में बेटा तो इनफाइनाइट टाइम भी लगेगा ना उसको। ठीक है, क्लियर है केस। थर्ड देखो बेटा, यहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड इन ईच सिंगल स्टेप। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बेटा उसको हम हर सिंगल स्टेप पे क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। मतलब वो प्रोसेस हर स्टेप में वापस जा सकती है बेटा। क्या कर सकती है, वो प्रोसेस जो है वो हर स्टेप में वापस हो सकती है और रिवर्सिबल होती है। हर एक स्टेप में एक एक सैंड पार्टिकल आप ऐड करते जाओगे, प्रोसेस होती जाएगी, एक एक सैंड पार्टिकल आप उठाते जाओगे, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। और अगर सपोज करो पिस्टन आपका यहां तक आ गया बेटा, फाइनल पोजीशन में अगर हमने पिस्टन ऐसे शो कर दिया कि वो मूव करके बेटा यहां तक आ गया है, क्लियर है, और यू वांट टू रिवर्स दिस प्रोसेस टिल हियर, तो आप उतने सैंड पार्टिकल डालोगे जितने उसको यहां से यहां तक लाने में लगे थे। अगर इस पॉइंट पर रिवर्स करना चाहते हो तब भी हो जाएगी, इस पॉइंट पे करना चाहते हो फिर भी रिवर्स हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पे आप रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो बेटा, मतलब वो वापस चली जाएगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बेटा। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो सकती है बेटा किसी भी स्टेप के ऊपर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स इन ईच सिंगल स्टेप, हर एक सिंगल स्टेप पे उसको हम रिवर्स कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखो रिवर्सिबल प्रोसेस का। फोर्थ, मैक्सिमम वर्क is done in case of रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम मैक्सिमम वर्क डन कर सकते हैं बेटा। मतलब क्या है कि अगर आप चाहो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, तो मैक्सिमम वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। वो मैं आपको ग्राफिकली बाद में लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होता है बेटा। क्लियर है केस? जल्दी से बेटा इसको नोट करो, फिर मैं रब करता हूं इसको और आगे रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में और थोड़ी सी बातें करते हैं।
होप बेटा आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करे जा रहा हूं। देखो बेटा देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, ये रिवर्सिबल प्रोसेस takes place at very slow rate, बहुत ज्यादा स्लो रेट पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब बहुत स्लोली चलती है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस। और सबसे अच्छा पॉइंट है देखो बेटा इसमें जो याद रखना है, इन रियल प्रैक्टिस दिस प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट। रियल प्रोसेस की बात करें, अगर रियल प्रैक्टिस की बात करें तो ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये हमारे लिए एक इमेजिनरी प्रोसेस है बेटा। क्लियर है कि रिवर्स प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि सारी की सारी जो रियल प्रोसेस होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती बेटा। ये याद रखना कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उस केस के अंदर क्या होगा कि जो सारी की सारी प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती बेटा, रियल जितनी प्रोसेस होंगी। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल का केस था बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज EFG, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होता है देखो बेटा, द प्रोसेस which takes place in single direction is known as irreversible process। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, irreversible process होती है। जो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में हो बेटा, जैसे A से B में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन B जो है वो A में कन्वर्ट नहीं हो रही बेटा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें अगर मैं ऐसे पिस्टन का डायग्राम या सिस्टम का डायग्राम बना के शो करूं तो क्या आएगा देखो बेटा, इसमें यहां पे भी एक सिस्टम कंसीडर कर लो, छोटा ले लो थोड़ा सा, सिस्टम हो गया है, उसके ऊपर पिस्टन लग रहा है बेटा, ये क्लियर है। अब मैंने क्या किया, ये गैस है, ये पिस्टन यहां पे टिका हुआ है बिकॉज P गैस का प्रेशर जो है वो P एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। तो सडनली मैंने क्या किया, एक ब्लॉक ऑफ मास लिया बेटा, बहुत हैवी मास लिया, एंड आई प्लेस दैट मास ऑन द पिस्टन। मैंने उस पिस्टन के ऊपर क्या कर दिया, ये मास प्लेस कर दिया। तो क्या हुआ बेटा, एज सून एज आई प्लेस्ड दिस मास ऑन द पिस्टन मूव्स थ्रू लार्ज डिस्टेंस। जैसे ही मैंने इस पिस्टन के ऊपर ये मास रखा M बेटा, पिस्टन में क्या हुआ, जो P एक्सटर्नल प्रेशर था वो बढ़ गया और P गैस का प्रेशर
जो P गैस का प्रेशर है बेटा वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इस केस में P एक्सटर्नल इंक्रीज कर गया बेटा और P गैस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जो यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर होगा दैट एक्सटर्नल प्रेशर विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज कांस्टेंट बेटा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा यहां पे। तो P जैसे ही मैंने मास m रखा वो क्या हो गया, सडनली पिस्टन क्या करके नीचे आ गया बेटा, ठीक है। और उसने यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगाया, बहुत जल्दी से वो एकदम कन्वर्ट हो गया। कहां से, यहां से यहां तक आने के लिए बेटा, क्लियर। तो हम मैंने बोल दिया ये जो पोजीशन है ये वाली, दिस इज ए पोजीशन एंड दिस इज बी पोजीशन। तो ये ए से बी तक आने के लिए ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ए से बी में आ गए बेटा। पता भी नहीं चला कि ये इतना डिस्टेंस, इतना लार्ज डिस्टेंस कब कवर कर गया, जब हमने उसके ऊपर m मास को रखा, जो कि काफी ज्यादा मास है। हो सकता है 1 kg हो सकता है 2 kg हो, मतलब यू हैव टू कंसीडर द लार्ज मास और हैवी मास ओवर हियर बेटा। तो सडनली क्या हो गया, वो ए से बी पे कन्वर्ट हो गया। जैसे ही वो ए से बी पे आया बेटा, ए से मूव करके बी पे आया, तो सडन चेंज हुआ इस केस के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस के अंदर, अब पॉइंट्स लिखते हैं बेटा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, पहला पॉइंट देखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट, इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। एक स्टेप में प्रोसेस होगी बेटा, सीधे का सीधा ऊपर से जैसे ही हमने प्रेशर लगाया नीचे आ गया सीधा। तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, एक स्टेप में ये प्रोसेस हुई है बेटा। अब जब एक स्टेप में प्रोसेस हुई है तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, नो, इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ seconds to reach फाइनल पोजीशन। जो हमने क्या शो की है बेटा, बी, उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिया। जैसे ही एज सून एज यू पुट द वेट ऑन द पिस्टन, द प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड द पिस्टन रीच टू द फाइनल पोजीशन। झट से फाइनल पोजीशन पे आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें इट कांट बी रिवर्स्ड टू एनी, इट कांट बी रिवर्स टू एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में किसी भी पॉइंट पे इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे बेटा देखो यहां पे हम क्या कर रहे थे, इसको इस पॉइंट पे रिवर्स कर सकते थे, इस पे। अगर आप चाहो कि ये यहां से यहां गया है और मैं इस बी को यहां पे भी है, इसको यहां ला इस पोजीशन तक रिवर्स करना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, आपने तो उस पे 1 kg का वेट रखा था ना, और 1 kg के वेट की वजह से सडन चेंज आया था, वहां पे रैपिड चेंज आया था। प्रोसेस 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस हो गई थी बेटा, इसलिए आप उसको हर एक पॉइंट पे रिवर्स नहीं कर सकते। आप उसको हर एक पॉइंट पे रिवर्स नहीं कर सकते, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है बेटा, इट इज रिवर्सिबल एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिर्फ 2 ही पोजीशंस पे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इनिशियल पोजीशन। आप क्या करोगे बेटा, यहां पे m मास रखा हुआ है, ये उठा दो तो पिस्टन कहां पहुंच जाएगा, ए पोजीशन पे। आप m मास को रख दो, पिस्टन कहां जाएगा, बी पोजीशन पे। तो बस आप इन्हीं प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो, और कोई किसी भी बीच वाले टाइम के ऊपर, बीच वाली पोजीशंस के ऊपर उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो बात याद रखनी है कि आप उस पोजीशन को रिवर्स कर सकते हो और किसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो वही बता रहा हूं, इट इज रिवर्सिबल एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ओनली। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे रिवर्स होगी बेटा, क्लियर है।
अब देखो इस केस के अंदर बेटा, और नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, फिफ्थ पॉइंट, नो मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें मैक्सिमम वर्क डन नहीं मिलता बेटा। ये भी मैं आपको ग्राफिकली प्रूव करके दिखाऊंगा किस तरीके से मैक्सिमम वर्क डन आता है, किस तरीके से नहीं आता। सिक्स्थ बेटा, ठीक है, दिस प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस। ज्यादातर जितनी भी रियल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल नेचर की होती है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी रियल प्रोसेस है दे ऑल आर इरिवर्सिबल इन नेचर। नेचर ने अपने आप कोई भी चीज रिवर्सिबल नहीं बनाई है बेटा। आप कुछ भी ले लो, कोई भी चीज कंसिडर कर लो बेटा, वो चीज एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं होगी नेचर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे सपोज करो बेटा कि हमने बर्थ लिया है, ठीक है, या कोई एग है, किसी भी हैन का कोई एग है बेटा। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, वो एग ग्रो करेगा, डन। जब ग्रो करेगा तो उसमें चिकन निकलेगा बेटा, डन। तो वो बड़ा होगा, और जब वो चिकन जो है, अगर वो डेथ होती है बेटा उसकी, तो क्या होता है, उसको फिर बर्न करेंगे या मिट्टी में हम क्या करते हैं, बरिड कर देते हैं। तो उस केस में क्या है, वो रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल क्या होती है कि अगर आप कोई एक स्टेप आगे ले रहे हो इस तरीके से, और उसी स्टेप में उतनी एनर्जी रिलीज करके या गेन करके आप वापस उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे पैर रख रहे हो अपना, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। देखो कैसे, मैं यहां पे एक फिंगर रखी बेटा, ठीक है, और मैं यहां से ये मूव करके दूसरी फिंगर रख ली इस तरीके से। अब क्या मैं जिस तरीके से ये फिंगर यहां से यहां ले गया था, क्या मैं एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं? तो इज इट पॉसिबल टू फॉलो द सेम डायरेक्शन जिससे मुझे यहां से यहां जाने में लगे थे और यहां से यहां आने में लग रहे? नहीं बेटा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कहीं ना कहीं वहां पे एरर आएगा ही आएगा। इसलिए हम बोलते हैं जितनी भी रियल प्रोसेस है वो सारी की सारी इरिवर्सिबल नेचर की होती है। कोई भी प्रोसेस बेटा क्या है, वो रिवर्सिबल नेचर की नहीं होती है। रियल प्रोसेस कोई नहीं होगी बेटा, डन। याद रखना बेटा इस बात को। तो अब देखो, आफ्टर स्टडिंग दीज टू प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, नाउ वी गेट 8 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ, 8 से भी ज्यादा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी बेटा। कैसे, देखो, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बेटा, क्लियर है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कैसे होगी बेटा, इतनी। तो देखो इसमें सबसे पहला केस जो आ रहा है, हमने लिया था ए क्या था, आइसोथर्मल। अब ये आइसोथर्मल क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्सिबल, एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। और ये हमारे सिलेबस में भी है, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आपकी प्रोसेस कवर हो सके वो मैं करा दूं बेटा, ठीक है। बी, आइसोबैरिक, तो ये भी क्या होगी, आइसोबैरिक रिवर्सिबल, एंड मैं आई डबल आर लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, इरिवर्सिबल। सी, आइसोकोरिक, ये भी क्या होगा बेटा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। डी, एडियाबैटिक, ये भी क्या होगा बेटा, रिवर्सिबल और
इरिवर्सिबल। तो होगी बेटा 8 टाइप्स की प्रोसेस जनरली। 8 ये हो गई, साइक्लिक 2 कितनी हो गई, साइक्लिक 2 1 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वी हैव। और हर एक केस के अंदर कुछ ना कुछ वर्क डन आता है, और हर एक केस के अंदर बेटा ये सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स का बेस है बेटा, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे हमारे जो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इस चैप्टर को लेके बेटा, वो बेसिक पॉइंट्स कुछ हद तक हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए बेटा। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द मेन, वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू द मेन चैप्टर बेटा। हम मेन चैप्टर में जाने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम प्रीवियस जो लेक्चर्स आपने देखे हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उनके में जो चीजें पढ़ाई गई हैं, जो कंसेप्ट बताए गए हैं, उनका हम अब यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं इसको रब करता हूं, आप नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं रब करता हूं इसको। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं यहां पे पहला केस जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, क्लियर है। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो बहुत इजी है बेटा ये। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक बॉडी कंसीडर कर ली ए, और एक बॉडी है सेपरेटली बी। डन बेटा। दिस ए बॉडी, बी बेटा बी, दिस ए बॉडी is, this A is, this A is, A is thermally equilibrium with C. A and C are in thermal equilibrium, वो thermal equilibrium है बेटा। In the same manner, separate body B, एक separate body है बेटा B, is also in thermal इक्विलिब्रियम विद सी। तो जो ए है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ बेटा, सी के साथ। उसी तरीके से बी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। सो जीरोथ लॉ कहता है इफ द टू डिफरेंट बॉडीज, वो लिखा होगा बेटा, इफ द टू डिफरेंट बॉडीज आर इन थर्मली इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, देन these two bodies are also in thermal equilibrium. A is also in thermally equilibrium with B बेटा। A जो है वो भी थर्मली इक्विलिब्रियम में होगी B के
7 बेटा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, देखो कोई ज्यादा कंसेप्ट में वो नहीं है बेटा, हम बोले कि बहुत मुश्किल कंसेप्ट है। सपोज करो इफ दिस बॉडी इज एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में इसके साथ, तो इसका टेम्परेचर भी कितना होगा बेटा 40 डिग्री सेल्सियस। और ये भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में इसके साथ, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये आपस में भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गई, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। दिस इज द डेफिनेशन ओनली, ये डेफिनेशन है। और किसकी डेफिनेशन है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। क्लियर है? मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ टू डिफरेंट systems are in thermally equilibrium with third system, then if two different systems are in thermally equilibrium with the third system, then the two system are also in thermally equilibrium with each other बेटा। वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हम किस तरीके से बात करेंगे यहाँ पे, कि क्या केस आएगा बेटा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और किस तरीके से हम इसकी स्टडी करते हैं बेटा। क्लियर है? अब देखो इसके बाद बेटा हम जो मेन चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, और वहां से हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी शुरू हो जाएंगे और सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो आप जितने भी मैंने लेक्चर ये आपके पास आ रहे हैं बेटा, उनको ध्यान से देखो, हर एक चीज को नोट करो, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको डाउट क्लास के अंदर क्लियर करो। ठीक है? तो उसको क्लियर करने के बाद तब यू आर एबल टू डू द न्यूमेरिकल्स और डू द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर बेटा। क्लियर है? तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय बेटा।